सोचो एक ऐसी जगह जहां से दुनिया को डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और ओलंपिक्स मिले। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीस के बारे में, जो यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल कंट्री है। ग्रीस साउथ ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है, मेडिटेरियन सी के पास। इसकी पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वो कंट्री है जहां से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और जहां से फिलोसोफर्स ने दुनिया का सोचने का तरीका बदल दिया। और यहाँ से शुरू होती है एक पावरफुल और इंटेलेक्चुअल कहानी। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि गॉड्स और हीरोज की कहानियों के बीच जिंदगी गुजारते थे। ग्रीस की कहानी, ग्रीस की हिस्ट्री भी हजारों साल पुरानी है। सबसे पहली सिविलाइजेशन जहां बनी, जैसे मिनाओस, जो आइलैंड के क्रिएट पे रहते थे। ये लोग ट्रेडर्स थे, आर्टिस्ट थे और समंदर के मास्टरमाइंड थे। उनके बाद आए माइसनाइज, जो ज्यादा पावरफुल और वार फोकस थे। ये लोग स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे और उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स और सिटीज बनाए। लेकिन ग्रीस की एक और खास बात थी, यहाँ के लोग सिर्फ रियलिटी तक लिमिटेड नहीं थे। वो बिलीव करते थे अपने गॉड्स पर, जैसे ज़ूस जो आसमान का गॉड और माउंट ओलंपस का उनका घर माना जाता था। ग्रीस में रहने वाले लोगों को हम एशियन ग्रीक्स भी कहते हैं। इनकी सोसाइटी में फार्मर्स, सोल्जर्स, ट्रेडर्स और थिंकर्स सब शामिल थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ सिर्फ एक किंगडम नहीं था, बल्कि छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सिटीज थे, जिसे हम सिटी ऑफ स्टेट भी कहते थे, जैसे एथेंस और स्पार्टा। हर सिटी का अपना सिस्टम, अपनी आर्मी और अपना कल्चर होता था। और इसी यूनिक सिस्टम ने ग्रीस को एक पावरफुल और डिफरेंट सिविलाइजेशन बना दिया। लेकिन ग्रीस की कहानी सिर्फ पीसफुल सिटीज तक लिमिटेड नहीं थी। यहाँ पावर के लिए इंटेंस रिवलरी भी थी, खास तौर पर एथेंस और स्पार्टा के बीच। एथेंस एक नॉलेज, डेमोक्रेसी और कल्चर के लिए फेमस था, जबकि स्पार्टा एक पावरफुल मिलिट्री स्टेट था। इन दोनों के बीच हुई एक लंबी और ब्रूटल वार, जिसे पेलोपोनेशिया वार भी कहते हैं, जिसे ग्रीस को अंदर से बहुत वीक कर दिया। और जब कोई रीजन वीक होता है तो कोई ना कोई कॉन्करर जरूर आता है। यही एंट्री होती है एक पावरफुल लीडर की, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने सिर्फ ग्रीस को यूनाइट नहीं किया, बल्कि एक मैसिव एम्पायर क्रिएट कर दिया, जो ग्रीस से लेकर इजिप्ट और इंडिया तक फैल गया। अलेक्जेंडर के बाद ग्रीस खुद एक इंडिपेंडेंट पावर नहीं रहा, ये रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। रोमन एम्पायर ने ग्रीस के कल्चर को अडॉप्ट किया, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल उनके पास ही रहा। फिर वक्त के साथ साथ रोमन एम्पायर स्प्लिट हुआ और ग्रीस बाइजेंटाइन एम्पायर का पार्ट बन गया, जहां क्रिश्चियनिटी स्ट्रांग हुई और कल्चर और भी इन्वॉल्व हुआ। लेकिन स्टोरी यहाँ भी खत्म नहीं होती। बाद में एक और पावरफुल एम्पायर आया, ओटोमन एम्पायर, जिसने ग्रीस पर कई सालों तक रूल किया। यानी ग्रीस ने अपनी हिस्ट्री में पावर भी देखी और दूसरों के कंट्रोल में रहना। सदियों तक दूसरों के कंट्रोल में रहने के बाद ग्रीस के लोगों के अंदर एक ही जज्बा था, आज़ादी। कई सालों तक ग्रीस पर ओटोमन एम्पायर का रूल रहा। लोगों पर हैवी टैक्सेस थे, फ्रीडम लिमिटेड थी और धीरे धीरे उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता गया। फिर आया एक हिस्टोरिकल मोमेंट। 1821 में ग्रीस के लोगों ने ऑफिशियली रेबेलियन स्टार्ट की, जिसे हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये सिर्फ एक वार नहीं थी, ये एक स्ट्रगल थी अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए। इस मूवमेंट को कई हीरोज ने लीड किया, जैसे टेडोरियस कोलकोरोनियस, जो एक पावरफुल मिलिट्री लीडर थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, ग्रीस की सपोर्ट में बाहर के लोग भी आए, जैसे लॉर्ड बैरन, जो सिर्फ पोइट नहीं थे बल्कि ग्रीस के लिए फाइट भी। लंबी और मुश्किल वार के बाद आखिरकार 1830 में ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई और ये ओटोमन एम्पायर से भी आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी के बाद भी जर्नी खत्म नहीं हुई। ग्रीस को अपनी आइडेंटिटी दोबारा बिल्ड करनी थी और इसी तरह स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और यूनिटी के जरिए ग्रीस ने अपनी आज़ादी हासिल की। फिर इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीस की जर्नी बिल्कुल इजी नहीं थी। कंट्री को अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी थी, लेकिन इसी बीच उसे कई वार्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना भी करना पड़ा। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया और स्पेशली वर्ल्ड वार 2 के दौरान ग्रीस पर जर्मनी ने अटैक किया। ग्रीक लोगों ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन वार ने कंट्री को बहुत डैमेज कर दिया। लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था। वार के बाद ग्रीस के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जिसे हम ग्रीक सिविल वार कहते हैं। ये एक इंटरनल फाइट थी जो कंट्री को
और ज़्यादा वीक कर गई। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रीस ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। उसने अपने फोकस वार से हटाकर डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पर रखी। ग्रीस ने यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए और आखिरकार यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन गया। आज का ग्रीस एक मॉडर्न कंट्री है जहां टूरिज्म, कल्चर और इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यानी एक ऐसा मुल्क जो वार्स और क्राइसिस से गुजरा लेकिन फिर भी खुद को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर आज के ग्रीस की बात करें तो ये एक मॉडर्न यूरोपियन कंट्री है जो अपनी रिच हिस्ट्री के साथ साथ आज भी दुनिया में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। ग्रीस की पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन है। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से भी आता है। हर साल दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं सेंटोरिनी, एथेंस और हिस्टोरिकल साइट्स देखने के लिए। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री भी ग्रीस की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ग्रीस दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग फ्लीट्स में भी एक रखता है। लेकिन ग्रीस ने चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जहां इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म्स और सपोर्ट के जरिए ग्रीस ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना शुरू। अब बात करते हैं एजुकेशन। ग्रीस में एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूसली हो रहा है और यूनिवर्सिटी रिसर्च और मॉडर्न लर्निंग पर फोकस कर रही है। यहाँ के स्टूडेंट यूरोप के दूसरे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अगर इम्पोर्टेंस इन वर्ड की बात करें तो ग्रीस सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है जहां से डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और मॉडर्न थिंकिंग की शुरुआत हुई। आज भी ग्रीस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और पॉलिटिक्स, कल्चर और ग्लोबल रिलेशनशिप में अहम रोल अदा करता है। यानी ग्रीस सिर्फ अपनी हिस्ट्री की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंट पोजीशन की वजह से भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीस की कहानी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां से दुनिया ने सोचना सीखा और एक ऐसा मुल्क जो आज भी अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए है। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 195 कंट्री की हिस्ट्री और ये था हमारा सेकंड कंट्री। अगला कंट्री एक ऐसी जगह जो अपनी एशियन कल्चर, पावरफुल एम्पायर्स और यूनिक ट्रेडिशन के लिए फेमस हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल हिस्ट्री विद एसएन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।